नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। और हमारा जो कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा है, एक मुलाकात एहसासों के साथ साक्षात्कार कार्यक्रम। तो उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में कोलकाता से नीता गुप्ता जी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो नीता जी, आपका हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद दिव्यांजलि जी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद। नीता जी जी, जी। और मैं नीता जी के बारे में बता दूँ कि नीता जी कलकत्ता की रहने वाली हैं और कलकत्ता में ये अपने छोटे से परिवार के साथ रहती हैं, जिसमें इनके पति, इनका बेटा और एक बेटी है। और जी, नीता शादी जी एक राय। कुशल। जी, जी, क्या? एक सेकंड, ये गलत बोल रहे हैं आप। मैं कलकत्ता की रह निवासी हूँ, मेरा मायका कलकत्ता है, शादी रायपुर में हुई है। आपने पढ़ा अच्छा, नहीं अच्छा, है। सॉरी, सॉरी। चलिए कोई नहीं। तो हाँ, तो जो है ये नीता जी रायपुर की रहने वाली हैं और नीता जी कुशल गृहिणी होने के साथ-साथ अच्छी साहित्यकार भी हैं। और ये लगातार अपनी लेखनी के माध्यम से हिंदी साहित्य में मतलब से हिंदी साहित्य को बढ़ावा दे रही हैं, हिंदी साहित्य की सेवा कर रही हैं। और मैं बता दूँ कि इन्हें हिंदी साहित्य में अब तक बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं और इन्होंने अब तक बहुत सारी पुस्तकें और कविताएँ लिखी हैं। तो आज हम मतलब आज मैं इन्हें अपने मंच पे इसीलिए लाई हूँ, जिससे हम सब इनके साहित्यिक सफ़र के बारे में जान सकें और इनकी कविताओं से रूबरू हो सकें और साथ ही इन्होंने अब तक कितनी अच्छी-अच्छी साहित्यिक सेवाएँ की हैं, साहित्यिक कृतियाँ लिखी हैं, इन सब के बारे में जान सकें और ये सब हम नीता जी से ही जानेंगे। तो सबसे पहले तो नीता जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे मंच पे। बहुत धन्यवाद आपका। नीता जी, हाँ, और हमारे जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आप सब अपने अच्छे-अच्छे कमेंट के माध्यम से नीता जी को प्रोत्साहित करते रहिएगा, उनका उत्साहवर्धन करते रहिएगा। तो नीता जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए। नमस्कार। जो भी इस मंच से जुड़े हैं उन सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीता गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैंने कोलकाता यूनिवर्सिटी से एमए बीएड किया है। स्कॉलरशिप मुझे प्राप्त हुई है और मेरी लेखनी का सफर जो है वो कोरोना काल से प्रारंभ हुआ है। और मेरी शादी रायपुर में हुई और वैसे मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ। जी, और जी, मैंने कई बहुत सारी बढ़िया। पुस्तकें लिखी हैं और जिसका परिचय मैं आगे आप सबको दूंगी। जी, जी। बहुत बढ़िया, हम सब यही जानने के लिए तो उत्सुक हैं आपके बारे में। तो नीता जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप एक अच्छी साहित्यकार हैं, तो आपको ये लिखने की प्रेरणा किससे मिली और कब मिली? कैसे आपका साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ? मेरा साहित्यिक सफर कोरोना काल से आरंभ हुआ। मैं असल में एक शिक्षिका हूँ और मैं घर में कोचिंग क्लास लेती हूँ। तो 25 साल से पढ़ाते-पढ़ाते मुझे आदत सी पड़ गई थी कि कॉपी और पेन लेके बैठने की शाम को 6 बजे से। तो कोरोना काल में सारी कोचिंग बंद हो गई और मेरी आदत जो है वो मुझे कचोटने लगी और मैंने कॉपी पेन लिया और ऊपर जाके कुछ-कुछ लिखने लगी। शौक मुझे शुरू से था कि कुछ-कुछ एकत्रित करने का। कोई कोटेशन देखती थी या फिर कोई भी चीज़ को जैसे देखती थी या मुझे अच्छी लगती थी तो उसको मैं कलेक्ट करके रखती थी। पर मुझे लिखने की प्रेरणा कोरोना काल से मिली और मैं कॉपी पेन लेकर बैठ जाती थी। चूँकि मेरी आदत थी तो फिर मैंने उसको शुरू किया और कुछ-कुछ शब्द लेकर यूँ ही शब्दों के जाल बुनने लगी और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सफ़र ऐसा शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में कि बाहर आ गई। इसने मुझे एक नई दिशा दी और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने मुझे एक नई पहचान मिली। एक कवित्री, एक साहित्यकार के रूप में एक नई पहचान मिली और सबसे पहला पुरस्कार मुझे सखी साहित्य परिवार की ओर से भारतेंदु हरिश्चंद्र का सम्मान मिला। वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय। मैं दिन-रात मैंने शब्दों के जाल ही बुनती थी। एक दीवानगी होती है, मैंने कविता लिखने की, उस तरह की दीवानगी चढ़ी थी मुझ में उस समय। फिर धीरे-धीरे सफ़र जो शुरू हुआ, तो आज मैं आपके मंच पर साक्षात रूबरू होने के लिए उपस्थित हो गई। बहुत अच्छी बात है, बस आप आगे भी ऐसे ही जो है आगे बढ़ते रहिए और पुरस्कार के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई।
और मैं तो ये कहना चाह रही थी कि मतलब मेरे दिमाग में ये ख़्याल आ गया कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लिए कोरोना काल जो था वो बहुत ही दुखपूर्ण था, बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन साहित्यकारों के लिए और ख़ासकर जी, आपके लिए तो ये सौभाग्य साबित हुआ, जो आपको स्वर्णिम एक काल नई था मेरे पहचान। लिए ये। इसने हाँ, मुझे एक कह नई दिशा दी। कहते हैं ना जीवन में एक आता है मोड़ जो जीवन को बिल्कुल मोड़ देता है और एक अलग ही पहचान हमें देता है। ये वही मोड़ था आपके जीवन में जिसने आपको जी, एक अलग बुलंदियों पे पहुँचा दिया। जी, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। अभी रिसेंट में मुझे पद्म भूषण दिनकर सम्मान के लिए चुना गया है, जो कि लखनऊ में आयोजित होने जा रहा है। और उसमें 16 जून को ये प्रोग्राम लखनऊ में, मैंने पूरे भारतवर्ष से साहित्यकार वहां पर उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें मेरा नाम भी चुना गया है इस समय। अभी चलिए, 2024 बहुत की उपलब्धि मेरी ये। अच्छा। मेरी तरफ से आपको अग्रिम बधाई। बहुत अच्छी बात है। बहुत आप बहुत इसी धन्यवाद। तरह साहित्य सेवा करते रहिएगा हमेशा और आगे बढ़ते रहिएगा और अच्छे-अच्छे पुरस्कार से आपका, अपने परिवार का और देश का और साथ में हमारे मंच का भी नाम बढ़ाइएगा। बिल्कुल हमें बिल्कुल, बहुत खुशी आपके मन होगी। से ही रूबरू हो रही हूँ। जी, जी। अब जो है नीता जी, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कि आपको साहित्य में तो रुचि है ही, इसके साथ-साथ आपकी और क्या-क्या रुचियाँ हैं? उसके बारे में भी कुछ बताइए। मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरी सबसे ज्यादा रुचि गाने में है। मैंने तन मन धन से मैं गाने के प्रति समर्पित हूँ। और मुझे गाना गाना भी अच्छा लगता है और गाना सुनना भी अच्छा लगता है। गाना सुनते समय मैं कितने भी काम कर लूं, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती। मेरी फेवरेट हॉबी है गाना सुनना। बहुत अच्छा लगता है। प्लस जैसे कि तरह तरह के पाक कला भी, मैंने जैसे कि किसी भी चीज को देखना और फिर उसको नए तरीके से जनरेट करना, ये मेरी रुचि है। मुझे अच्छा लगता है वो। और सबसे ज्यादा बहुत रुचि मेरी गाना सुनने में है। और बहुत कविता अच्छी लिखने में रुचि तो है। अब दीवानगी है। किसी भी शब्द पर, कहीं भी, किसी भी मोड़ पर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको तुरंत आपके विषय पर ही लिख कर दूंगी। केवल मुझे क्वालिटी और अपना नाम बता देंगे, उसी के अनुरूप मैं तुरंत आपको उसको कविता में ढाल के दे दूंगी। हर चीज को, कोई भी टॉपिक होए और कोई भी विषय कहीं का भी, तो मैं उसे तुरंत ढालने की क्षमता रखती हूँ। और इसी उपलब्धि में मैंने एक वो भी लिखी है, कविता बुक लिखी है। और भी कई साझा संग्रह में मेरी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। और प्लस मैगजीन है, जैसे माथुरवर्ष दर्पण है, चित्रण है। और दैनिक भास्कर में भी मुझे कई बार स्थान मिला है। काफी मोहम्मद रफी गायन सम्मान मिला है मुझे सखी साहित्य कंपटीशन में। प्लस नाट्य विधा में भी मुझे काफी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो कि ये मेरे सारे सामने में रखे हुए हैं। कहे तो मैं दिखाती हूँ आप सबको। हाँ, दिखाइए, बिल्कुल दिखाइए। ये देखिए, ये सारी मेरी उपलब्धियां हैं। वाह! हमारी दिखती तरफ है। से आपको हार्दिक शुभकामना। हाँ, हाँ, दिख रही है। जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बस आप इसी तरह साहित्य सेवा करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और हमारे मंच पे जो भी लोग देख रहे होंगे उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिल रही होगी क्योंकि कुछ महिलाएं कहती हैं कि हम घर का काम करें या फिर अपना सपना पूरा करें तो आप उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि आप अपना घर का काम करते करते घर का काम संभालने और गृहिणी होने के साथ साथ आप अपनी एक अलग पहचान भी बना सकती हैं, आप अपना सपना भी जी, पूरा कर सकती हैं। मेरी तो एक दुनिया थी। एक बार हम्म, मैं 12th क्लास में जब पढ़ती थी, तो हमारी एक मैम थी। उसने, हम्म, जब वो स्टेज पर चढ़ी वो मैम, तो उन्होंने कहा कि हर नारी को अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने चढ़कर कहा कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मधु कोयली। मैं अपने नाम से जानी जाती हूँ। मैं कहाँ की प्रिंसिपल हूँ? तो लोग मुझे बोलते हैं कि मैं बालिका शिक्षा सदन की प्रिंसिपल हूँ। ना कि मेरे हम्म, पति के नाम से जानते हैं, ना कि बच्चों के नाम से। मैं खुद अपने नाम से पहचानी जाती हूँ। उस समय मेरे मन में भर गया था कि मैं भी कभी जीवन में ऐसा कुछ करूंगी जिससे लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। और आज ये अवसर भगवान ने मुझे दिया। सही कहा आपने। देखिए, जैसे आपकी मैम ने बोला और फिर आपको एक प्रेरणा मिली और आप आज ज़िंदगी में इतना कुछ करी, फिर अब आप आज बोल रही हैं तो आपको सुनने वाले लोग भी ऐसे ही करेंगे। तो इसी तरह हमारा जो समाज है और हमारे समाज में जो महिलाओं की दशा है ना, वो पूरी तरह से बदल के और महिलाएँ भी फिर अपनी पहचान बनाने के लिए फिर एकजुट होकर और सामने आएँगी।
तो मुझे जी तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और आपकी बातें सुन के। अ, मैं अब इवन खाना भी बनाती हूँ, तो भी जैसे उस समय का दौर मैं बता रही हूँ, जब मैंने कोरोना काल में लिखना आरंभ किया था, तो उस समय इतना काम का प्रेशर रहता था। आप जानते हैं कोई भी एंट्रेंस नहीं था, कोई बाई नौकर किसी का भी घर में एंट्रेंस नहीं था, लेकिन मैं काम करते करते भी शब्दों के जाल बुनते रहती थी। मेरा काम चलते रहता था और दिमाग वहां चलता था उस टॉपिक पे। फिर जैसे ही काम खत्म होता था, मैं पेन कॉपी लेके तुरंत बैठ जाती थी और तुरंत उसको उतार देती थी। इस तरह से मैंने अपना लिखना आरंभ किया। मैंने समय को चुराया, उन पलों के बीच में समय को चुरा कर फिर शुरुआत की अपने इस सही नए कहा आपने। जीवन की। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। जैसे कहते हैं ना कि समय का सदुपयोग जो करना होता है, जी जी आपने वो बहुत अच्छे से किया है। जी। बहुत अच्छा लगा अभी भी मुझे मैं ये शाम को जानकर। 2 घंटे कोचिंग लेती हूँ। और जैसे हुँ, कि अभी जैसे छुट्टियां हैं, बच्चे लोग जनरली चले जाते हैं, तो फिर मैं ग्रामर क्लास लेती हूँ। मैंने इंग्लिश हुँ, की हुँ। ग्रामर 1 महीने की मैं ग्रामर क्लास लेती हूँ अभी। अच्छा। ग्रामर हिंदी ग्रामर कि इंग्लिश ग्रामर? हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्या है, मेरा बीए में वाह! हिंदी ऑनर्स था, तो हुँ, इंग्लिश हुँ। मेरे को ऐसे लग रहा था अछूता रह गया है। तो 3 महीने के भीतर मैंने पूरी बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर इंग्लिश का पूरा कोर्स किया था 3 महीने के भीतर, और एग्जाम दिया था मैंने। तो फिर इंग्लिश की भी मेरे को बहुत अच्छी पकड़ थी। और ये मेरी हेरिडिटरी है, मेरी मम्मी की भी बहुत अच्छी थी इंग्लिश ग्रामर, तो उनसे हमको मैंने विरासत में मिली है। तो आज मैं ग्रामर क्लास भरपूर मैंने एकदम उससे लेती हूँ, हिंदी और इंग्लिश वाह! दोनों लेती आप तो भई मैं कहना चाहूँगी आप सर्वगुण संपन्न हैं। पढ़ाई में भी, बच्चों को पढ़ाने में भी, गाने में भी, लिखने में भी और साथ ही साथ घर सँभालने और खाना बनाने में भी। हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे मिलके और आपको अपने मंच पे लाई। आपके द्वारा आज लाखों महिलाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने की। अ, ये तो है, अब जो अपनी है वाणी से अगर किसी एक का भी जीवन सुधर जाता है ना, जैसे उस मैम की वाणी से मेरे मन में भर गया था उस दिन कि मैं जरूर जिंदगी में कुछ ऐसा करूंगी जिससे मेरा नाम जाना जाए। अगर एक भी इंसान इससे प्रेरणा लेता है तो वो जीवन सार्थक हो जाता बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना कि जीवन में इंसान का शरीर या इंसान नहीं रह जाता है, सिर्फ़ उसकी है। बातें, बिल्कुल। उसके विचार और उसके अच्छे जी काम ही रह जाते हैं। और जी वही है, बिल्कुल। आपके भी रह जाएँगे। हाँ। अच्छा, अब जो है नीता जी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे कि आप कोरोना काल से लिख रही हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया आपको लिखते हुए। तो फिर हम्म। अब तक आपकी बहुत सारी पुस्तकें और साझा संकलन आई होंगी, तो आप उनके बारे में जी, कुछ बताइए? देखिए, मैंने पहली पुस्तक जो लिखी मेरी खुद की पुस्तक थी, वो खुद की तलाश। उस पुस्तक का नाम मैंने रखा था क्योंकि मैंने अपनी तलाश शुरुआत की थी उस समय। मैंने अपने आप को कुरेदना शुरू किया था, इसलिए मैंने उस पुस्तक का नाम लिखा खुद की तलाश, जो कि आ, इस पे ये मेरी पुस्तक है जिसका नाम है खुद की तलाश। इसे मैंने कोरोना काल में ही लिखा और इसे एक नया रूप दिया। और अभी के लिए मैंने इसके बाद मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करके जाऊं, क्योंकि मुझे विद्या के मंदिर में पढ़ाने का बहुत शौक था, यानी स्कूल में। पर घर में ऐसा कुछ नहीं था कि स्कूल में पढ़ाओ जाके, बोले घर में ही तो पढ़ाते हो। ठीक है, मैंने बोला सारे काम संपन्न करके भी अपनी शिक्षा को मैंने मैंने जैसे कि शुरू रखा, वो मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी। तो फिर मैंने बच्चों के लिए नर्सरी, PP1 और PP2, यानी KG1 और KG2 के बच्चों के लिए मैंने एक बुक रची। मैंने कविता के लिए, कविता की पुस्तक जो बाल गुल्लक के नाम से, ये जैसे कि ये देखिए, ये मैंने बाल गुल्लक के नाम से लिखी है, नर्सरी के लिए बच्चों के लिए। और ये PP1 के बच्चों के लिए लिखी है, हिंदी की बुक है कविता की, जिसे हम पढ़ते हैं। मैंने 4-4 लाइन, और अकॉर्डिंग टू मैंने बच्चों को, बच्चों के सारी चीजों को, बच्चों की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पुस्तक की रचना की है। और आज ये 2-3 स्कूलों में चल रही है, क्योंकि मुझे वाह! इतना समय नहीं था, अभी मेरी बेटी की शादी थी, इसलिए मैं थोड़ी फंसी हुई थी। फिर मैंने संपन्न की और इसके बाद मैंने इसकी शुरुआत की, जो आज 2-3 स्कूलों में चल रही है। और चाहेगा अगर भगवान, तो फिर आगे भी इसका कार्य लागू होगा। ये नर्सरी, PP1 और PP2, ये 3 पुस्तक मैंने लिखी है बच्चों के लिए। ये ये भाग बहुत 1, बढ़िया, भाग 2 और भाग 3 बाल गुल्लक के नाम से मैंने इसे लिखा है। बहुत बढ़िया और अभी नीता दो जी तीन मुझे स्कूलों तो में इसे ले लिया गया है।
मुझे तो आप पे बहुत ही प्राउड हो रहा है, आज आपने बहुत अच्छा काम किया थैंक है। यू। कहते हैं ना, लोग सिर्फ लिखते हैं, पर आपने उस लेखनी को आज सार्थक कर दिया, जो आपने अपनी लेखनी के माध्यम से बच्चों का इतना अच्छा विकास का सोचा। मुझे देखिए बहुत बच्चे जो इच्छा होते थी। हैं। हाँ, हम्म बोलिए, हम्म। आप बोलिए। नहीं, मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं उस विद्या के मंदिर में कुछ ऐसा देके जाऊं कि मेरा नाम मेरे मरने के बाद भी चले। तो इसी प्रेरणा को बिल्कुल। ध्यान में रखकर मैंने इसे रचा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम किया है। और देखिए, छोटे बच्चों के लिए लिखना ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ों के लिए तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन छोटे बच्चों के, मतलब उनके मेंटल लेवल का लिखना, ये बहुत जी ही जी टफ जी। काम होता है। तो आपने बहुत अच्छा बिल्कुल काम किया, बच्चों हमारी के तरफ से अनुसार ही मैंने रचा शुभकामनाएं। है। बच्चों के नहीं अनुसार ही मैंने रचा है। जैसे नर्सरी के लिए 4 लाइन की पोयम और बिल्कुल राइमिंग टू राइमिंग। हर कोई इस पुस्तक को देखता है तो वह एक बार जरूर बोलता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की बात नहीं है, बट इसके शब्द और इसकी जो भी है, जैसे ग्राफी है, चित्र है, इन सबको जब देखते हैं ना तो वो जरूर बोलते हैं एक बार, वाह, अब आगे भगवान की इच्छा कि अच्छा, चले आपने इनकी इसमें मिल जाए। चित्र भी आपने ही सारे सेलेक्ट किए जी, हैं? सब कुछ मेरा है इसमें। मैंने लिखा भी मैंने है, चित्र भी मैंने किया है, इंडेक्स वगैरह सब कुछ, सारा कुछ मेरा ही है। सब मैंने, जैसे वाह! भगवान ने करवाया है। मेरा नहीं बोलूंगी, उस विधाता की देन है। सरस्वती जी की कृपा है आप पर पूरी, जी जी, बस साक्षात। बस। जी। नीता जी, मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है एक पोयम सुनने की। आप उसी बुक से कोई एक पोयम सुनाइए। ये बाल गुल्लक है इसका नाम। जैसे कि छोटे बच्चों के लिए मैंने लिखा है। अच्छा बच्चा होता जब तक उम्र में कच्चा, तब तक रहता अच्छा बच्चा। होता जब तक उम्र में कच्चा, तब तक रहता अच्छा बच्चा। छोटा रहता तब तक सच्चा, बड़े होकर देता वह गच्चा। बच्चा जब अच्छे गुण पाता, बच्चा जब अच्छे गुण पाता, अपना काम वो खुद कर जाता। सदा बड़ों का आदर करना, अच्छाई की राह पे चलना। मैंने इस पुस्तक में मैंने हर कोई, जैसे कि महापुरुष को भी लिया है, जंतु जीव जंतु भी लिए हैं, प्रकृति भी ली है, और हर तीनों पुस्तकों में मैंने अलग अलग विषय को बड़ा मैंने शोध करके, सब चीजों का निवारण करके और निचोड़ करके मैंने इस पुस्तक को रचा है, जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले और सब कुछ जानने की भी उनमें ललक रहे और उसकी जानकारी मिले सबको। नहीं, बहुत सही किया है आपने। देखिए, छोटे बच्चे हैं, वो पोयम से ही समझते हैं और कोई तरीका नहीं होता उन्हें समझाने का, तो बहुत ही जी। अच्छा काम है ये आपका। जैसे कहते हैं ना, एक टीचर वही होता है जो बच्चे के मन को समझे और उसी के अनुसार पढ़ाई को सरल बना सके। आप बिल्कुल वही हैं। आपने उसी तरह ही पढ़ाई को सरल बनाया है। धन्यवाद। तो नीता जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने ये पुस्तक लिखी और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, तो जी। फिर अब तक आपको कितने सम्मान, पुरस्कार सब मिल चुके हैं, और इसमें से आपके दिल के सबसे करीब वाला कौन सा रहा है? सबसे करीब वाला मुझे अभी वृंदावन में लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में एंट्री हुई है हमारी रचना की। मैंने 170 स्लॉट थे उसमें, जिसमें कृष्ण लीला बिहार वर्णन को मैंने चुना। मैंने कृष्ण और राधा के बारे में लिखना था, तो उसमें कई सारे स्लॉट्स दिए हुए थे, तो उसमें आपको चूज करके लिखकर भेजना था। तो मैंने उसमें कृष्ण लीला बिहार वर्णन को मैंने चुना, और फिर मैंने लिखकर भेजा तो वो सेलेक्ट हुई, तो हमें वृंदावन बुलाया गया, और वहां पे रितंबरा देवी के माध्यम से हमें पुरस्कार दिया गया। और प्लस इसकी एंट्री कृष्णायन बुक है, जो कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में सम्मिलित की गई है, जिसकी उपलब्धि माने हमारी रचना जो है वो पूरे, नॉट इन इंडिया, पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में वो सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है, कृष्णायन, जिसकी रचना, और जिसमें मेरी एक छोटी सी रचना शामिल की गई। बोलते ना, छोटा छोटा रूप लेके ही बड़ा बनता है इंसान, वही वही उपलब्धि थी। और फिर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी उसकी एंट्री की गई, उस ग्रंथ की, कृष्णायन की। तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा वृंदावन जाके, जहां हमें सम्मानित किया गया। फिर मुझे जयपुर में भी राष्ट्र गौरव अवार्ड दिया गया, उसके लिए भी चुना गया था। ये 2021 या 22 की बात है। वो उस समय जयपुर में मैंने, जैसे कि राष्ट्र गौरव अवार्ड के लिए मुझे चुना गया था, एंट्री दी गई थी। और भी मुझे हर रोज, मैं रोज लिखती हूँ, और रोज मुझे
मैंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से प्राप्त होता है। और सखी साहित्य परिवार जो है वो मेरा पहला ग्रुप था जिसमें मैंने एंट्री ली थी, और उसमें कम से कम मैंने 900 रचनाएं, मैंने रोज लिखती थी, 900 रचनाएं मेरी सम्मिलित की गई थी उसमें। और अब मैं वाह। हास्य व्यंग भी लिखती हूँ, तो जैसे कहीं पर होता है तो फिर मैं उसमें भी बोलती हूँ, हास्य रचना भी। जी, जी, बहुत अच्छी बात है ये तो। बस आप ऐसे ही लिखते रहिएगा, आप कभी रुकिएगा नहीं, आपकी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। बस आप और सबका आशीर्वाद बना रहे। मेरी तो सरस्वती जी से यही प्रार्थना है कि माता जी आप पे कृपा बनाए रखें और आप दिनों दिन और रातों रात जो है उन्नति करती रहिए साहित्य में। जी। तो नीता जी अब जो है कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं सोच रही थी आपकी एक कोई अच्छी सी कविता सुन लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न करेंगे। मैं आज आपको एक पारिवारिक कविता है जिसको मैंने कलम की खनक नामक संस्था थी, उसमें मैंने एंट्रेंस लिया था, उसमें मेरे को 3000 लाइक्स मिले थे। वो वीडियो बना के मैंने भेजा था, तो उसका मैंने शीर्षक मैंने चुना था सास और बहू। तो जी, जी। आज मैं उसी को आपको सुना रही हूँ, जिसका जी, शीर्षक है स्वागत सास है, और बहू। स्वागत है। विवाह उपरांत आरंभ होता सास बहू का सफर। विवाह उपरांत आरंभ होता सास बहू का सफर। प्रथम होती सास, दूजा हम सफर। सास बहू का रिश्ता है अबूझ पहेली। कभी दिखे वह सास, कभी दिखे वह सहेली। रिश्ता है यह जग से न्यारा, पर लगता है बहुत ही प्यारा। रिश्ता है यह जग से न्यारा, पर लगता है बहुत ही प्यारा। दिया सास ने पिया हमारा, जिससे है जीवन में उजियारा। दिया सास ने पिया हमारा, जिससे है जीवन में उजियारा। होती सास उम्र में बड़ी, देखिए सास जो रहती है वो हमेशा उम्र में बड़ी होती है। तो होती सास उम्र में बड़ी, रहती अनुभव की सीढ़ी चढ़ी। वो क्या है, अनुभव की सीढ़ी चढ़ी रहती है। तो होती सास उम्र में बड़ी, रहती अनुभव की सीढ़ी चढ़ी। हल करती वह मुश्किल घड़ी, जीवन में जब जितनी बाधाएं पड़ी। रहती हरदम साथ खड़ी, सिखाती बहू को परंपराओं की कड़ी। है अनोखे बंधन से यह सास बहू जुड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह अनोखे बंधन से जुड़ी होती है। इनका रिश्ता बहुत ही अनोखा, प्यारा और लुभावना होता है। बहू सास को मां माने, देखिए जब अगर एक लड़की शादी करके जाती है, अगर वो बहू सास को मां मानती है तो क्या होता है। बहू सास को मां माने, अपनी मां की छवि उसमें जाने। बहू सास को मां माने, अपनी मां की छवि उसमें जाने। दोनों बंधते हैं रिश्ते में अनजाने, रहते मिलकर दिन बनते सुहाने। कट जाते हैं सालों, गाते खुशी के तराने। और इसी तरह अगर मिलजुल कर रहते हैं तो सालों कट जाते हैं और दिन जो है वो खुशी के तराने बन जाते हैं। सास बहू को मानेगी बेटी, देखिए क्या होता है जब सास, केवल बहू ही सास को मां नहीं बल्कि सास भी बहू को बेटी मानती है, तो क्या होता है, सास बहू को मानेगी बेटी, होगी नहीं कभी उसकी किस्मत हेटी। सास बहू को मानेगी घर बेटी, तो होगी नहीं उसकी किस्मत कभी हेटी। बनाकर बहू को बेटी, बनाकर बहू को बेटी, अपने अंक में उसने सैकड़ों खुशियां समेटी। जगाती सोई किस्मत जो रहती है लेटी। अगर बहू जो है, सास जो है वो बहू को बेटी बनाती है तो क्या होता है, देखिए जगाती सोई किस्मत जो लेटी। विपदा विपदा से नहीं जाती लपेटी, क्योंकि बचाती बहू उनको बनकर बेटी। सास पे अगर कभी संकट आता है तो बहू जो है वो उनको बेटी बनकर बचाती है। फिर देखिए क्या होता है, जिंदगी में कई प्रकार की अनबन होती है शादी होने के पश्चात। तो पिय से होए अगर कोई अनबन, पिय से होए अगर कोई अनबन, साथ खड़ी समझाती उसे रहतन। सास क्या करती है, साथ खड़े होकर उसे तनकर समझाती है। पिय से होई कोई अनबन, साथ खड़ी समझाती उसे तन। बिगड़ते रिश्ते जाते हैं बन, कटु आवाज की रुकती भन भन।
खटपट होती जहां बहू और सास, नहीं जगती वहां कभी खुशी की आस। मुश्किल होता लेना सांस, बहू और सास दोनों उदास। नहीं फैलती प्यार की खुशबू आसपास, तनकर खड़ी रहती जब दोनों बिंदास। खत्म होता जीवन से उल्लास, सास बहू और जीवन से उल्लास खत्म हो जाता है। अगर सास और बहू दोनों मिलकर परिवार को संभाले तो क्या है, सास बहू मिलकर संभाले जिम्मेदारी, बनता परिवार वह सत्कारी। खिल उठती है वह फुलवारी, बनते एक दूजे के आभारी। कहलाती समाज में वह बगिया प्यारी, कहलाती समाज में वह बगिया प्यारी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता लिखी आपने। इस कविता पे मुझे 3000 लाइक्स मिले थे जब नहीं, मैंने बहुत उसको बढ़िया। वीडियो बना के डाला था। तो आपका पढ़ने का अंदाज भी बहुत अच्छा था, और आपने जो लिखा है ना सास बहू के रिश्ते को, वो भी एकदम सच लिखा है। कहते हैं ना कि कुछ लोग बनावटी लिख देते हैं, पर आपने जो लिखा है वो सच में ऐसा ही होता है। जब तक उनकी बन रही है घर स्वर्ग है, और जब उनकी कटर बटर हुई तो बस हो जाता है सारा काम। जी आपने सच्चाई को कविता के माध्यम से बयां कर दिया है। जी तो नीता जी, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि एक साहित्यकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है? देखिए, साहित्यकार जो होता है वो अपनी लेखनी के माध्यम से ऐसे प्राण फूंकता है समाज में, जिससे कि जो मृत समाज रहता है वह भी जीवंत हो उठता है। सबसे बड़ा उदाहरण है इसका वीर सावरकर, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और साथ में एक बहुत बड़े लेखक थे। उन्हीं से प्रेरणा पाके मैंने जब उनकी जीवनी को पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली। सच में जो साहित्यकार होता है वह जो है जीवंतता ला देता है समाज में अपनी लेखनी के माध्यम से। उसके कलम में ऐसी जादू होती है जो वो जब वो उकेरता है उसे कागज पर, तो उसे पढ़कर दुनिया जो है वो चारों तरफ से प्रस्फुटित होती है और उनके मन में हर तरह का भाव जागृत होता है। क्या प्रकृति ले लो, क्या क्रांतिकारी ले लो, क्या आलोचना ले लो, क्या समाज ले लो, हर तरह की प्रतिक्रिया जो है वह साहित्यकार ही जीवंत करता है लोगों को अपनी लेखनी के माध्यम से। बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना कि साहित्य से समाज में क्रांति लाई जा सकती है और सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। और वीर सावरकर जी के बारे में आपने बात करी, तो अभी इनकी हाल में ही एक मूवी भी आई है, वो मैंने भी देखी। तो मैंने जी देखा कि में लिखने की इतनी ललक थी कि मतलब वो लल जेल में भी कहते हैं कि मुझे छोड़ो मत जेल से, मुझे आप जी एक पेपर और पेन दे दो और मैं लिखना चाहता हूँ बस। जी तो उन्होंने ऐसा पूरी उन्होंने पूरी जेल की दीवालों में मैंने मिटाते गए, इसके बाद भी उन्होंने मैंने पत्थर से जेल की दीवालों में खुरच खुरच के लिखा है। ये बहुत वही मायने रखता है और वो पूरी मैगजीन में प्रकाशित हुआ था ये चीजें। सही। और देखिए, आप स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रही हैं, तो मैं बता दूं उस टाइम जितने भी लोग थे वो सारे लेखक ही थे, और अपनी लेखनी के माध्यम से ही सब में जागरूकता फैलाते थे। वो ऐसा जी नहीं था कि वो जाति पे आंदोलन कर रहे, भाषण दे रहे, नहीं, वो लेखनी के माध्यम से अपना करते थे। तो सच में लेखनी बहुत ही समाज को बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो काम होता है वो होता है एक लेखक का, क्योंकि लिखता तो वही है। बहुत जी अच्छी बात बताई आपने। साहित्य जोश से जो होता भर है वो के। समाज का दर्पण होता है। कहते हैं ना, समाज का दर्पण साहित्य में ही दिखता है कि ये बिल्कुल समाज बिल्कुल, मैं तो कैसा है। जोश से भर गई मैं तो आपकी बातें सुनकर। अच्छा, नीता जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो है आपने बताया साहित्य का मतलब कि साहित्यकार का समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना कितना जरूरी है, और आप पुस्तकों को अपने जीवन में कितना महत्व देती हैं? ऐसा है, पुस्तक जो है वो मेरी पूरी जिंदगी थी। विद्या जो है वो मेरे तन तन के कण कण में समाई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। आज भी अगर मुझे बोले कि घर की जिम्मेदारी से मुक्त होकर तुम पढ़ने जाओ तो मैं जरूर चली जाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने माँ सरस्वती की मैं निरंतर रोज साधना करती हूँ और रोज उनकी पूजा करती हूँ।
मैंने अपने किचन में भी बोलोगे आपकी माँ सरस्वती की फोटो को विराजित किया है कि उनके दर्शन मुझे हमेशा उपलब्ध होते रहे। दिल में तो है ही, लेकिन माने कि बोलते हैं गृहिणी का ज्यादा समय रसोई में व्यतीत होता है, तो मैंने रसोई में माँ सरस्वती को विराजमान किया है और मैं उनकी निरंतर रोज पूजा करती हूँ और उनसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे भीतर मैंने चलती रहे माँ तेरी लेखनी और जीवन भर मेरा साथ देना माँ। यह मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ माता सरस्वती से रोज। और पुस्तक पढ़ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, नॉट अच्छा बोलूंगी मैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं रोज पेपर भी पढ़ती हूँ और प्लस जब ये मोबाइल नहीं था तो पेपर पढ़ के ही मैं लेटती थी, मुझे आदत थी। अब ये मोबाइल आ गया तो कम से कम सुबह के टाइम पढ़ते हैं पेपर, बट थोड़ा बहुत तो सब लोग ही मोबाइल देखते हैं तो मैंने भी चालू किया। लेकिन पुस्तक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे ज्ञान जो है वो हमको पुस्तकों से ही मिलते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। पुस्तकों से ज्ञान मिलते हैं और आप मोबाइल को कह रही हैं, मोबाइल देखना, देखिए आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो मोबाइल भी ऑनलाइन, जरूरी हो गया। जी जी काफी जी बिल्कुल। काफी सारी पुस्तकें हमें ऑनलाइन पीडीएफ में मिल जाती हैं। और आप देखिए, आप जैसे जो छोटी छोटी कहानियों की पहले पुस्तकें आती थी तो हम पुस्तक उसे खरीदते पढ़ते थे, अब वो सब आपको पोस्ट में मिल जाती है। तो मैं कहूँ तो अगर आप मोबाइल देख भी रही हैं तो ये अच्छी बात है, बस ये है कि आप उसे किस पर्पज से देख रही हैं, किस अच्छी पर्पज चीजें या से, बुरी। बिल्कुल सही। हाँ, तो और देखिए, जब मोबाइल नहीं था तो लोगों को ज्ञान के लिए बहुत कम लोग होते थे जो पुस्तकें पढ़ते थे, उनका ज्ञान का पढ़ते विस्तार थे होता था। पर आजकल जी। मोबाइल से हर व्यक्ति में ज्ञान का विस्तार हो रहा। तो पुस्तक की बात की तो मैं आपको एक छोटा सा मेरा अनुभव बताऊंगी। हमारे घर के जी, बगल में वहां कलकत्ते में लाइब्रेरी थी, तो वहां छोटे बच्चों को घुसने नहीं दिया जाता था। मैंने उस लाइब्रेरी में छोटे बच्चे अलाउ नहीं थे, लेकिन मैं मेरे चाचा के पीछे, मैंने उनके पीछे जाती थी। चंदा मामा, लोट पोट, नंदन, सरिता, इसमें जो कहानियां आती थी, मुझे पढ़ने की इतनी लालसा थी, मैं उनके पीछे छुप कर जाती थी और चुपचाप, छोटी थी, उनकी आड़ में बैठ के पढ़ती थी। तो वो जो सर थे वो अगर देख लेते थे ना तो इतनी जोर से गट्टा मारते थे ऐसे, तो वो गट्टा भी मैं खाती थी, बट मैं बैठ के पढ़ती थी। मुझे रोज पढ़ते थे क्योंकि वो रोज मुझे पकड़ते थे। एक दिन मैं गैप कर देती थी, बट दूसरे दिन मैं फिर छिप कर जाती थी पढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो पुस्तक पढ़ना तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। जब होश संभाला तब शर्म आने लगी कि हाँ भाई, गट्टे पढ़ते अब नहीं जाऊं, कि गट्टे पढ़ने के बावजूद भी मैं रोज पढ़ने जाती थी वहां पर। मुझे बहुत अच्छा लगता था पुस्तक पढ़ना, ये मेरी फेवरेट हॉबी भी थी उस समय। बहुत बढ़िया हॉबी थी आपकी। मैं तो कहती हूँ कि हर बच्चे में मतलब आजकल के जो माँ बाप है ना, उन्हें बचपन से ही बच्चों में ये आदत डालनी चाहिए। देखिए, मोबाइल पकड़ा देते हैं, जी उससे कुछ होता नहीं, हाँ, गलत चीज है। बिल्कुल और सही है। पुस्तकों में होता है कि कुछ भी गलत नहीं होता है, तो उससे बच्चा जो भी सीखेगा अच्छा ही सीखेगा, ये तो है। अच्छा, सही बात। आप बहुत अच्छी प्रेरणा है, चाहे आपके बचपन की बातें उठा के देखी जाए, चाहे आपकी जवानी की बातें उठा के देखी जाए, और चाहे अभी की आपकी बातें देखी जाए, एक कुशल गृहिणी के रूप में आप हर तरह से सर्वगुण संपन्न हैं और कुशल हैं और एक प्रेरणादायक महिला हैं। अ, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे। और नीता जी, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप जो है हमारे लेखकों को कुछ लेखन के टिप्स देना चाहेंगी, जिससे वो अपनी लेखनी को और सशक्त और जल्दी से पूरा कर सके। ऐसा है, जब बोलते हैं ना माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो फिर कहीं से कोई भी टिप्स खुद ब खुद दिमाग में आते जाते हैं। ये शायद माँ सरस्वती की कृपा है मेरे ऊपर में, जो मिली मुझे। मैंने उनके वरदान, उनका वरदान ही मुझे प्राप्त हुआ। पर ऐसा है कि जिनके मन में थोड़ा भी विचार है कि हाँ मुझे लिखना है, तो बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आज हम कुछ लिख रहे हैं, मेरे में भी बहुत कमियां थी, लिखते 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 इंसान साफ होता है। तो जब मैंने शुरू में जब लिखना शुरू किया, तो ना मुझे मोबाइल चलाना ठीक से आता था, तो सबसे पूछ पूछ के कॉमा कहाँ लगाना है, खड़ी पाई कहाँ लगाना है, इसके बाद जैसे लाइनिंग बड़ी हो जाती थी तो फिर उसको छोटा कैसे करना है। और मुझे कोई मेरी कमियां बताता था तो मुझे खराब नहीं लगता था, सबसे बड़ी बात थी मुझे अच्छा लगता था कि ये मेरे को निखार रहा है। और मैं जानबूझ के पूछती थी। कई लोग ऐसे थे जो मेरी प्रेरणा के स्रोत बने, जैसे एक थे भिलाई में हरि प्रकाश गुप्ता जी, वो बहुत अच्छे, माने जैसे इंसान जिसको बोलूंगी कि उन्होंने मेरी लेखनी को निरंतर माने जैसे कि
प्रयासरत किया कि यहाँ पे ये गलत है, इसको ठीक करो। और मैं खोद के पूछती थी कि भाई कोई गलती है तो मुझे बताओ, तो मुझे पता लगेगा। तो धीरे धीरे वो गलतियां सुधरते आज भी कई गलतियां होंगी, इंसान गलतियों का ही पुतला माना जाता है, पर फिर भी एक हद तक हम सेटिस्फाई है कि चलो हमने कुछ लिखा और सही लिखा। अपने आप को भी सेटिस्फेक्शन मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो थोड़ा बहुत अब मुझे मिलने लगा कि हाँ मैंने सही लिखा। कई लोगों से मैंने प्रेरणा ली है, जैसे एक है हमारी कॉलोनी में ही थी चित्रा भाभी, उनको भी मैं दिखाती थी कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा। तो फिर वो भी सही गलत की राह दिखाना एक बहुत अच्छी मैंने प्रेरणा रहती है। कई लोग होते हैं जो मैंने गुस्सा हो जाते हैं कि जब देखो तब मेरी कमियां निकालता है, बट कमी निकालने वाले लोग ही सच्चे इंसान होते हैं, जो हमको मैंने सही राह दिखाते हैं और हम सही दिशा की ओर जाते हैं। कुछ क्षण के लिए बुरा लगता है, पर वो इंसान सही दिशा पकड़ लेता है। ये मेरा अपना मानना है। सही बात है, कुछ क्षण के लिए बुरा लगता है पर उससे जिंदगी बदल जाती है। कहते जी हैं ना कि बिल्कुल। झूठ मतलब कोई अगर आपसे प्यार से झूठ बोले, इससे अच्छा है वो कड़वी बात हाँ में मतलब सच कड़वी बोल, बात में सच बोल दे, ऐसा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने। नीता जी, अब जो है मैं सोच रही थी आपकी एक कविता सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी जरूर। ये मेरी पहली कविता थी, श्राद्ध, जिसको मैंने लिखा था और इस पे मेरे को सबसे पहले पुरस्कार मिला था। मैंने जिसका विषय था श्राद्ध। देखिए, जीते जी नहीं कर सकते जिस माँ बाप को भोजन अर्पण, जीते जी नहीं कर सकते जिस माँ बाप को भोजन अर्पण, मरने के पश्चात क्या देंगे हम उन्हें तर्पण। जिन्होंने किया हमारी खातिर पूरा जीवन समर्पण, जिन्होंने किया हमारी खातिर पूरा जीवन समर्पण, उन्हीं को मजबूर किया हमने जीवन जीने का घर्षण। जब हम उन्हें खुशियों की बगिया देंगे तब नहीं मनाना होगा हमें श्राद्ध। जब हम जैसे खुशियों की बगिया देंगे, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बोलते हैं घर के देवता होते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जो उनका तिरस्कार करते हैं और मरने के पश्चात उन्हें बहुत माने मिठाई और ये वो श्राद्ध बनाते हैं। तो इसी श्राद्ध को लेकर मैंने लिखा था कि जब हम उन्हें खुशियों की बगिया देंगे तब नहीं मनाना होगा हमें श्राद्ध, क्योंकि बैठे बैठे स्वर्ग में देंगे हमें वे आशीर्वाद। जीते जी चख जाएंगे जब चखाएंगे, जब उन्हें हम हर्ष का स्वाद, जीते जी चखाएंगे जब उन्हें हम हर्ष का स्वाद, तो नहीं होगा कभी हमारे जीवन में निर्विवाद। तो कभी नहीं होगा हमारे जीवन में निर्विवाद। अगर हम उन्हें देंगे प्यार की सौगात, तो नहीं मनाना होगा हमें श्राद्ध, क्योंकि लोग श्राद्ध मनाकर अपनी कर्तव्य को पूरा करते हैं। तो नहीं मनाना होगा हमें श्राद्ध। उनकी अच्छाइयों को हर दिन रखेंगे याद, अपना कर उनकी सीख को डालेंगे जीवन में जब हम अच्छी खाद, अपना कर उनकी सीख को डालेंगे जीवन में जब हम अच्छी खाद, तभी ईश्वर भी सुनेगा हमारी फरियाद। साल के 15 दिन, साल के 15 दिन केवल याद कर जब हम उनके नाम से खिलाते हैं, खुश होंगे वे स्वर्ग में यह सोच अपनी बनाते हैं। जीते जी न खिला पाए, मरने के बाद पंडित को उनकी पसंदीदा चीजें लुटाते हैं। कटेगा संकट जीवन से अब यह अपने को समझाते हैं। जीवन भर जिसका किया तुमने शोषण, अब क्या फायदा खिलाकर पंडित को, करके उनके नाम का भरण पोषण। इसलिए माँ बाप का सम्मान करो, नहीं उनका अपमान करो। अगर हम देंगे उन्हें एक सुरक्षित मान, अगर हम देंगे उन्हें एक सुरक्षित मान, तो नहीं मनाना होगा हमें श्राद्ध, नहीं मनाना होगा हमें श्राद्ध। बहुत बढ़िया लिखा है। आप जो है, आपकी लेखनी जो है बिल्कुल, जो चीजें आप आसपास देखती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, उसके बाद आप उसे ही अपने शब्दों में ढालती हैं और एकदम पूरी सच्चाई के साथ। काफी भाव है हर लेखनी में आपकी, हर कविता में। और इस
पोयम के बारे में ना मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने श्राद्ध के बारे में जो बताया, तो देखिए श्राद्ध लोग डर से करते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में जी, एक ये अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जो पूर्वज हैं वो मरने के बाद आत्मा बन के हमें परेशान करते हैं, ऐसी एक जी, मान्यता या जो भी कहे लोग मानते हैं। तो हाँ, इसी के डर कि मतलब जीते जी वो इंसान चलो कुछ नहीं कर पाया, बूढ़ा था, लेकिन मरने के बाद ना करे, इसलिए हम देते हैं, खुश रहे। तो जी, सच में ये बात, अगर वो जीते जी ऐसा करता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। बहुत होता ही अच्छे से नहीं। आपने ये बात, गजब, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा सुन के, दिल मेरा गदगद हो गया एकदम। अब धन्यवाद। जो है नीता जी, अब जो है मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आप हमारे दर्शकों को कोई अपने जिंदगी का संस्मरण बताना चाहती हैं, कोई यादगार संस्मरण जो आपके दिल के काफी करीब रहा हो, आपको याद रहता हो और आपको लगता हो कि दूसरों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। यही संस्मरण था मधु कोयली वाला, जिसने मेरे जीवन को पलट के रखा। एक बार ऐसे ही क्लास में, ऑडिटोरियम में, स्कूल के ऑडिटोरियम में प्रार्थनाएं हो रही थी और प्रिंसिपल चढ़ी और उन्होंने कहा कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं मधु कोयली, आई एम नॉट रिकॉग्नाइज विथ माई विथ माई फादर्स नेम, विथ माई हस्बैंड नेम, आई रिकॉग्नाइज विथ माई नेम, नॉट अदर्स नेम। तो यू विल बी, उन्होंने कहा कि आप भी जीवन में ऐसा ही बनो। हर हर लड़की से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि वो अपने जीवन में अपने नाम से पहचानी जाए। और आज मैं ये शपथ लेती हूँ कि हर लड़की के मन में ये प्रेरणा भरेगी कि वो बहुत अच्छे अच्छे हमको कोटेशंस बताते रहती थी जीवन में, जो मैम थी। तो उन्होंने उस दिन वो यही बात कही थी कि हर लड़की के, मैं आज हर लड़की से यहाँ पे स्कूल ऑडिटोरियम में जितनी भी लड़कियां खड़ी हैं उन सब से शपथ लेती हूँ कि वो लड़कियां आज की डेट में इतना नाम कमाएं और अपने नाम से पहचानी जाए, अपनी एक अलग पहचान हो। लोग ना कहें कि उसकी बेटी है या उसके पति है, माने उनकी पत्नी है या उसके बेटी है या उसकी मम्मी है, ये नहीं, वो खुद अपने नाम से पहचानी जाए। तो ये प्रेरणा मेरे जीवन में बहुत बड़ा संस्मरण है, जिसने मेरी जिंदगी को बदला है। और मैं जिंदगी भर इसको याद रखूंगी और मैं भी ये प्रेरणा मैंने लोगों को देना चाहूंगी कि हर लड़की, हर औरत में कुछ ना कुछ काबिलियत होती ही है, अगर वो उसे निखारे। परिस्थितियां सबके साथ आती है, संघर्ष सब करते हैं, सबका जीवन, हम सोचते हैं कि उसका जीवन सकुशल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी के जीवन में अगर सुख है तो दुख भी रहता है। तो उस दुख को दबाकर और सुख को ऊपर रखकर हम अपनी कोशिशों को अगर निखारने की, हम अपने प्रयास को, हमारे भीतर की काबिलियत को निखारने की अगर चेष्टा करेंगे तो हम एक दिन जरूर सफल। हर औरत को, हर महिला को, हर नारी को मैं यह संदेश देना चाहूंगी कि वो अपने नाम से जानी जाए, वो कुछ ऐसा करे जिससे लोग उनको उनके नाम से पहचाने कि जीवन में मैंने भी कुछ किया, उसे खुद ब खुद आत्मसंतुष्टि मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे भीतर कुछ नहीं है, हर नारी के भीतर, हर महिला के भीतर कुछ ना कुछ तो होता ही है, बस निखारने की जरूरत है उसे। यह मैं सारी महिला जाति को संदेश देना चाहूंगी। मुझे 8 मार्च को नारी गौरव सम्मान से भी प्रेरित किया गया था और यहाँ रायपुर में ही मैंने बुलाया गया था, और बाल विकास महिला मंत्री है जिन्होंने मुझे यह पुरस्कार दिया था 8 मार्च को महिला दिवस पर। बहुत बहुत बधाई है आपको। और धन्यवाद। बहुत अच्छी बताई आपने, बहुत अच्छी, मतलब कि एक इतनी अच्छी स्पीच दी आपने, इतनी अच्छी प्रेरणा दी महिलाओं को, लड़कियों को। सच में लड़कियों को ना अपने लिए कुछ करना चाहिए। काफी लड़कियां होती हैं कुछ नहीं करती, तो आपकी बात सुन के सच में उनके जीवन में आज बदलाव आ जाएगा। और जी, मुझे तो अच्छा लगा सुन के। मैं तो बस क्या बताऊं, मैं तो बस यही कहूंगी कि आपकी जैसी महिला अगर 10 और हो जाएं तो हमारा पूरा समाज बदल जाएगा। और ये जो नारी सशक्तिकरण की बात हम लोग करते हैं ना, और हम लोग नारीवाद की बात करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर हर महिला अपने आप में पर्याप्त होगी कुछ करने के लिए। जी, और जो आपने कला से संबंधित बात बताई, तो सच में जैसे कहते हैं कि नारियों के अंदर, हर किसी नारी के अंदर कोई ना कोई कला है, चाहे लेखन है, चाहे खाना बनाना जी, है, चाहे संगीत है, या फिर कुछ आर्ट और क्राफ्ट में भी रहती हैं। और खाना बनाना भी एक कला में ही मैं मानती हूँ, क्योंकि देखिए बहुत हर बड़ी किसी कला। की, हाँ, तो और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो अगर कोई चाहे तो इसके माध्यम से भी अपनी एक पहचान बना सकता है बहुत बड़ी।
तो जी। जो भी हम सुन रही हैं मुझे और नीता जी को, तो आपको हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है नीता जी से भी एक सीख लीजिए और मुझसे भी एक सीख लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी में समय निकाल के कुछ न कुछ ज़रूर कीजिए और अपनी पहचान बनाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिली है और कहते हैं कि ज़िंदगी संघर्ष का दूसरा नाम है। जिसने संघर्ष नहीं किया वो मुर्दे के समान है। तो ज़रूर कुछ न कुछ कीजिए। अ, नीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आप बोलिए। अच्छा, तो अब जो है हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नीता जी, एक आपसे और पोएम सुन लेते हैं आपकी कोई अच्छी-सी, उसके बाद एक आखिरी प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जी। इस कविता का शीर्षक है रंग बिरंगी दुनिया। जी, जी, स्वागत है। देखो कितनी हसीन है यह रंग बिरंगी दुनिया। देखो कितनी हसीन है यह रंग बिरंगी दुनिया। हर कोई जीता है इसको, मुन्ना हो या मुनिया। हर कोई जीता है इसको, मुन्ना हो या मुनिया। रंग बिरंगी दुनिया में जीने का है अलग अंदाज। रंग बिरंगी दुनिया में जीने का है अलग अंदाज। कोई है शर्मिंदा इस पर, किसी को है इस पर नाज। कोई है शर्मिंदा इस पर, किसी को इस पर है नाज। रंग बिरंगी दुनिया में कोई अपना है, कोई मेहमान। करते वंदन हम उनका, जिनकी है अलग पहचान। रंग बिरंगी दुनिया में कोई अपना है, कोई मेहमान। करते वंदन हम उनका, जिनकी है अलग पहचान। जिसे बसाया था जगदीश्वर ने, बनाकर अपनी तरकीब। जिसे बनाया था जगदीश्वर ने, बनाकर अपनी तरकीब। उसे नर ने कर दिया अलग, बनाकर अमीर और गरीब। सजीली आंखों से देखो तो है दुनिया रंग बिरंगी। सजीली आंखों से देखो तो दुनिया है रंग बिरंगी। अश्क भरी आंखें कहती है, नहीं दुनिया की हालत चंगी। सजीली आंखों से देखो तो है दुनिया रंग बिरंगी। अश्क भरी आंखें कहती है, नहीं दुनिया की हालत चंगी। जीते गए हैं तो रंग बिरंगी दुनिया बेहद सुंदर। जीत गए तो रंग बिरंगी दुनिया है बेहद सुंदर। हार गए तो रह जाएगा जीवन में केवल बवंडर। हार गए तो रह जाएगा जीवन में केवल बवंडर। नियति ने है इसमें अद्भुत रंग भरे। नियति ने है इसमें अद्भुत रंग भरे। कहीं है बंजर भूमि, यहाँ कहीं है खेत भरे भरे। रंग बिरंगी दुनिया खुशियां और गम का मेला। रंग बिरंगी दुनिया खुशियां और गम का मेला। जीना है जहां हर नर को अपना जीवन अकेला। जीना है जहां नर को अपना जीवन अकेला। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत अच्छी कविता लिखी आपने, बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा। तो नीता जी, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़कर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो आप पर भी गर्व है कि आप इतने सारे सदस्यों को लेकर चलती हैं। रोज उनकी रचनाएं पढ़ती हैं, उन पे कमेंट लिखती हैं। ये बहुत बड़ी आपके धैर्य की परीक्षा है, मैं बोलूंगी। आपको अच्छा लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जीवन शैली में से, अपने जीवन के समय में से पलों को चुरा कर और फिर आप उन रचनाओं को पढ़कर उन लेखकों का उत्साहवर्धन करती हैं। यह हम सब लेखकों के लिए बहुत बहुत ज्यादा मैंने आदरणीय और उत्साहवर्धन की बात है। मैंने आपके उस उत्साहवर्धन रूपी शब्दों को पढ़कर हमें बहुत उत्साह मिलता है। इसलिए मैं आपको बार बार नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ आपका, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया आज मेरे साथ साक्षात्कार करके। जी, जी, शुक्रिया। और आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, आप हमारे मंच पे आईं, अपने जीवन का इतना कीमती समय हमें दिया और सच में आप एक बहुत ही प्रेरणादायक महिलाएँ हैं। मैं फिर से कहूँगी कि आपके चाहे बचपन की बातें ले लें या फिर जवानी की या फिर अभी की, आप हर रूप में हर किसी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा हैं। आपके जीवन से बहुत अच्छी प्रेरणा ली जा सकती है। तो बहुत अच्छा लगा आपने हमें अपना समय दिया।
तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगी नीता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज इस मंच पर आने का। जी, जय श्री राम। जय श्री राम।